ठीक है ठीक हाँ है सर, मोमेंटम सब ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है चलो। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको पैरेललोग्राम लॉ पढ़ाया था। इसके अंदर क्या था आपको याद होगा कि अगर मेरे पास दो कोई इनिशियल वेक्टर्स होंगे, पहली बात तो ध्यान रखेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ वहीं पे यूज कर सकते हैं जहां पे दो कोई इनिशियल वेक्टर्स होंगे। कोई इनिशियल वेक्टर्स का मतलब क्या है कि ऐसे दो वेक्टर जिनके स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। तो जब भी दो सेम हो। कोई इनिशियल वेक्टर्स होंगे उनके बीच में लेट अस सपोज एंगल थीटा होगा, ठीक है। सो क्या होगा, लेट अस सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। याद है आपको ये फॉर्मूला, रिजल्टेंट वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और इनके डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इन्हीं के बीच में कहीं भी होगा। ये सपोज रिजल्टेंट वेक्टर आर है, लेट अस सपोज इट इज मेकिंग अल्फा एंगल विद वेक्टर ए, तो इन दैट केस tan अल्फा इज इक्वल टू होता है tan अल्फा इक्वल टू होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। मैंने आपको याद करवाया था पिछली क्लास में, a प्लस b cos थीटा पिछली क्लास में याद करवाया था कि जिसके साथ एंगल फॉर्म करता होगा रिजल्टेंट वेक्टर, अगर एंगल अल्फा a के साथ फॉर्म कर रहा है तो जिसके साथ एंगल फॉर्म करेगा वो अकेला रहेगा, बाकी दूसरी जगह पे b और b रहेगा साइन और cos दोनों के साथ। आई बात समझ? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीख लिया था, यहां तक सब कुछ क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। सो आज हमारा टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। टॉपिक लिखिए, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। देखो जब हम रिजल्टेंट वेक्टर पढ़ रहे थे तो बेसिकली हम क्या पढ़ रहे थे, हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ रहे थे ना। यानी कि जब हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे तो उन दोनों वेक्टर्स को हम ऐड करके तीसरा वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। दो वेक्टर्स को ऐड करके तीसरा वेक्टर हमारे पास आएगा, दैट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्लास 11th में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो धुंधला धुंधला याद ही होगा कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब ये होता है कि जब आपके पास कोई एक वेक्टर हो तो उसको स्प्लिट कर सकते हो दो वेक्टर्स में। दो वेक्टर को जोड़ करके एक तीसरा वेक्टर बनाया तो वो रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। और किसी एक वेक्टर को तोड़ के स्प्लिट करके ब्रेक करके दो वेक्टर्स बना दो तो उसको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहेंगे, ठीक है। लेट अस सपोज आपके पास कोई एक वेक्टर ए है, ठीक है। आपने इस वेक्टर को स्प्लिट किया, ठीक, तो आपको दो वेक्टर्स मिले। मान लेते हैं ये a1 वेक्टर और ये a2 वेक्टर, ठीक है। वेक्टर a1 एंड वेक्टर a2, ठीक, ओके। अब ये जो a1 वेक्टर और a2 वेक्टर्स होंगे ना, अच्छा इनके बीच में एंगल कितना है, देखो कितना एंगल है, बोलो कोई भी एंगल मान लेते हैं थीटा। क्या 90 है? 90 नहीं है, ठीक है, कोई भी एंगल थीटा, हाँ 60 70 40 कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये जो a1 वेक्टर मिला आपको और a2 वेक्टर मिला आपको, इन दोनों को हम बोलेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। क्या बोलेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए, a1 and a2 are called as components of vector a, right? अब ये कोई जरूरी नहीं है कि वेक्टर के जो दो कंपोनेंट्स होंगे उनके बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हमको जो पढ़ना है, हमें जिससे काम है, जिससे मतलब है, वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से ही मतलब है। तो हमें क्या पढ़ना है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से हमें मतलब है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यानी वेक्टर के ऐसे कंपोनेंट्स जो परपेंडिकुलर हो उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं, समझते हैं। देखो आपके पास एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, ये एक्सिस है सपोज, सॉरी ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक। यहाँ पे कोई वेक्टर आपके साथ है
लेट अस सपोज द सेम वेक्टर वेक्टर ए, ठीक है। अब जब इस वेक्टर ए को हम स्प्लिट करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमें एक वेक्टर मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज ए एक्स, और वाई एक्सिस के अलोंग हमें दूसरा वेक्टर मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज ए वाई, राइट। Yes, sir. If vector A is making angle theta with the x-axis, in that case ax will be equal to a cos theta. ax क्या होगा? Cos theta. a cos theta. Theta. और ए वाई, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी काम आएगा हमको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये अभी जब कूलम्स लॉ पढ़ेंगे तब भी काम आएगा इन वेक्टर फॉर्म, और इसके बाद फिर जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तब भी ये काम आएगा, डाइपोल पढ़ेंगे तब भी ये काम आएगा। तो ये काम आने वाला पार्ट है, ठीक है। तो मेक श्योर कि अच्छे से क्लियर समझ में आए आपको, राइट। तो वेक्टर ए इज मेकिंग एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, दैट एक्स कंपोनेंट विल बी ए कॉस थीटा एंड ए वाई विल बी ए साइन थीटा, ठीक है। Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. नो सर, ओके। अगर ऐसा होता कि ये y एक्सिस था और ये x एक्सिस है, और जो आपका वेक्टर है वो ये है, एंड इन दिस केस दिस वेक्टर a इज मेकिंग एंगल थीटा विद द y एक्सिस। नाउ हमें तो ये बात अच्छे से पता है कि x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा उसको ax कहेंगे, और y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा उसको ay कहेंगे। अब बोलिए ax क्या होगा और ay क्या होगा? ay cos theta. वेरी गुड। ay विल बी इक्वल टू a cos थीटा एंड ax कितना होगा? a sin थीटा। वेरी गुड। तो आपको रिजॉल्व करना समझ में आ गया। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, एक बात मुझे और समझाइए कि लेट अस सपोज जो वेक्टर है, जो वेक्टर आपका ए है, वो ए वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है। तो अब बोलिए इसके दो कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे? एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा कंपोनेंट होगा, वाई एक्सिस के अलोंग कौन सा कंपोनेंट होगा? एक्स एक्सिस में cos थीटा। ओके, तो ये आपका जो ax होगा वो क्या होगा? अच्छा ये बताओ पहले कि ये जो वेक्टर a है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है बेटा? 180 डिग्री। नहीं, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ना, सेम डायरेक्शन। हाँ, सेम डायरेक्शन 0 डिग्री। तो ax विल बी इक्वल टू क्या? a cos 0 डिग्री। 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? a प्लस b। cos 0 की वैल्यू 0 सर। 1 cos 0 1 सर। 1 तो a cos 0 विल बी a। अच्छा, और ay क्या होगा? a sin 0। sin 0 होगा नहीं होगा? हाँ सर, है ना। अगर a थीटा डिग्री 0 डिग्री x के साथ बना रहा है तो a cos 0 x के अलोंग होगा, a sin 0 y के अलोंग होगा। तो sin 0 की वैल्यू क्या होती है सर? 0। तो ay विल बी 0, यानी कि y के अलोंग इसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा, 0 कंपोनेंट होगा। सिंपल सी बात है, अगर एक बॉडी है, इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है और ये फोर्स समथिंग इस डायरेक्शन में x के अलोंग है, ठीक है, तो इसका y कंपोनेंट कुछ नहीं होगा, ये पूरी की पूरी तरीके से x के अलोंग है। अगर ये x के साथ कुछ एंगल बनाता, इन दैट केस फिर इसका y के अलोंग भी कंपोनेंट जाता। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। और अगर मान लीजिए एक फोर्स आपके पास यहाँ पे है और इस बॉडी पे एक फोर्स कुछ यूं लग रहा है y एक्सिस के अलोंग, तो इसका x के अलोंग कंपोनेंट कितना होगा? 0। सिंपल, क्लियर बात है, क्लियर बात है। इस बार मैं ये कहता हूं कि आपका जो वेक्टर a है इज एक्टिंग अलोंग y एक्सिस। अब बोलिए
ax की वैल्यू क्या होगी, ay की वैल्यू क्या होगी? AY cos थीटा, AX sin थीटा। ये बात तो क्लियर है कि ए वाई एक्सिस और वेक्टर ए के बीच में एंगल 0 डिग्री है ना? हाँ सर। 0 डिग्री है क्योंकि हाँ ए सर। वाई एक्सिस के अलोंग ही वेक्टर ए इज वर्किंग, है ना? हाँ तो सर। ए एक्स विल बी इक्वल टू ए साइन 0 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 0, एंड ए वाई हियर विल बी इक्वल टू ए सॉरी ए कॉस 0 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू ए। जिसके साथ एंगल बनाएगा उसके साथ कॉस का कंपोनेंट आएगा, कॉस वाला पार्ट आएगा, और दूसरा वाला साइन हो जाएगा। क्लियर बात है? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब यहां से एक आध सवाल हम कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लेट अस सपोज मैं एक क्वेश्चन देता हूं तुमको। ये चार फोर्सेस हैं, एक है आपका F1, एक है आपका F2, एक है आपका F3 और एक है आपका F4। ये चार फोर्सेस, देयर आर फोर फोर्सेस एक्टिंग। सबके एंगल अलग अलग हैं। F1 is making 0 degree with the x axis, ठीक है, and F2 is making 30 degree with the x axis, F3 is making 30 degree with the y axis, and F4 is making 30 degree with the y axis, negative y axis। F1 की वैल्यू है 5 न्यूटन, F2 की वैल्यू है 10 न्यूटन, F3 की वैल्यू है 7 न्यूटन, एंड F4 की वैल्यू है 2 न्यूटन। ठीक है, माय क्वेश्चन इज फाइंड एफ नेट। एफ नेट की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहला काम तो हम लोग ये करेंगे कि सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लेकर आ जाएंगे, फिर एक्स और वाई का रिजल्टेंट सॉल्व कर लेंगे तो एफ नेट निकल जाएगा, है ना ताशी? हाँ ताशी हाँ सर। करो, स्टार्ट सॉल्विंग। पहले सारे चारों को रिजॉल्व कर लीजिए पहले। कम ऑन। हो गया ताशी? हाँ सर, कर रहे हैं सर। करिए करिए करिए, बताइए।
नहीं आया सर। नहीं आया? देखो बहुत हाँ इजी सर। है बेटा, क्या कर रहे हो आप, देखो देखिए F1 तो रिजॉल्व करने की जरूरत है नहीं, वो तो x के अलॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं। F2 को रिजॉल्व करिए, इट इज मेकिंग 30 डिग्री विद द x एक्सिस ना, तो हाँ सर। ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, F2 cos 30 डिग्री x के अलॉन्ग, क्योंकि x के साथ एंगल बना रहा है F2, और F2 sin 30 डिग्री y के अलॉन्ग। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ओके सर, अब F3 की बात करते हैं। F3 इज मेकिंग 30 डिग्री विद द y एक्सिस, तो F3 cos 30 होगा y के अलॉन्ग, ठीक है, हाँ एंड सर। F3 sin 30 होगा x के अलॉन्ग, ठीक है। अभी बात करते हैं F4 की। F4 इज मेकिंग 30 डिग्री विद द y एक्सिस, ठीक है। हाँ सर। ओके, तो इधर क्या होगा बेटा, F4 cos 30 डिग्री, इट इज मेकिंग 30 डिग्री विद द y एक्सिस, तो F4 cos 30 y के अलॉन्ग, एंड इधर ही F4 sin 30 x के अलॉन्ग। तो अब सारे फोर्सेस x और y पे आ चुके हैं। x एक्सिस पे पॉजिटिव x के अलॉन्ग है F2 cos 30, और F1 पॉजिटिव y के अलॉन्ग है F3 cos 30, F3 cos 30 और F2 sin 30, ठीक है। नेगेटिव x पे F3 sin 30, F4 sin 30, नेगेटिव y पे F4 cos 30, ठीक है। तो अब मैं निकालूंगा Fx, पहले Fx निकालता हूं। x के अलॉन्ग कौन कौन से फोर्सेस हैं, x के अलॉन्ग जो पॉजिटिव x पर है वो है F1 और दूसरा है F2 cos 30, ये दोनों पॉजिटिव x पर है, ठीक है। माइनस नेगेटिव x वाले कौन कौन से हैं, F3 sin 30 और प्लस F4 sin 30, ये नेगेटिव x वाले हो गए, ये पॉजिटिव x वाले हो गए, दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग, है ना। F1 की वैल्यू है 5 न्यूटन, F2 cos 30, F2 cos 30, F2 की वैल्यू है 10 न्यूटन, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक। सो 2 5 जा 10, माइनस F3 sin 30, F3 की वैल्यू है 7 न्यूटन, तो 7 इंटू 1/2, ठीक है। और F4 sin 30, F4 की वैल्यू है 2 न्यूटन, साथ ही है ना, ठीक है, 2 न्यूटन, 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अभी क्या बचेगा, अभी बचेगा 5 + 5√3 माइनस 7/2, यानी कि 3.5 और -1, तो 5 - 3.5 - 1.5, तो 1 तो होगा 4.5, तो 5 - 4.5 विल बी 0.5, तो लिखेंगे 5√3 और प्लस 0.5, ये हो गया आपका Fx की वैल्यू, x के अलॉन्ग इतना फोर्स लग रहा है। बोलो टैशी, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, ओके, आगे देखो। अब y के अलॉन्ग निकालेंगे फोर्सेस हम लोग। Fy, देखो y के अलॉन्ग कौन कौन से फोर्सेस है, एक है F3 sin 30, दूसरा F3 cos 30, दोनों को ऐड करना है, क्योंकि पॉजिटिव y के अलॉन्ग है F3 sin 30 प्लस F3 cos, सॉरी F3 sin 30, F2 sin 30, F3 cos 30, F2 sin 30, F2 cos 30, F2 sin 30 प्लस F3 cos 30, और माइनस नेगेटिव y पे कौन सा है बेटा, F4 cos 30, F4 cos 30, F4 cos 30, चलो हो गया। F2 की वैल्यू है 10 न्यूटन, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, प्लस F3 की वैल्यू 7 न्यूटन, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, 2 5 या 10, माइनस F4 की वैल्यू 2 न्यूटन, cos 30 √3/2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो ये होगा 5 + 7√3 और माइनस √3, तो 7√3 माइनस √3 क्या होगा, 6√3, तो 5 + 6√3, तो y एक्सिस पे Fy की वैल्यू आई है इतना न्यूटन, तो Fy भी आ गया, Fx भी आ गया। अब Fnet निकालना है, तो नेट देखो हमारा जो दो वेक्टर मिला हमको फाइनली
फाइनली हमको दो वेक्टर मिला, एक मिला fx इधर और एक मिला fy इधर, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो हमें पता है कि जब भी दो फोर्सेस एक्ट करती होती है तो उनका रिजल्टेंट फोर्स किधर होता है, इधर के अलॉन्ग होता है ना। ये होगा एफ नेट, ये होगा एफ नेट, ठीक है। तो एफ नेट कैसे निकालेंगे, एफ नेट विल बी इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस 2fx इंटू एफ वाई इंटू कॉस 90। कॉस 90 क्यों, क्योंकि एफ एक्स और एफ वाई के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री ना, 90। एफ एक्स और एफ वाई के बीच में एंगल तो 90 होगा ना। हाँ सर। तो ये टर्म तो पूरा जीरो हो गया, तो बनेगा क्या, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 5√3 प्लस √5 और एफ वाई की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 6√3। देखो तो एफ नेट इज इक्वल टू 5√3 प्लस 0.5 का स्क्वायर और प्लस ये आएगा कितना है 5 प्लस 6√3, 5 प्लस 6√3 का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो एफ नेट की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो एफ नेट की वैल्यू आ जाएगी। बात आई समझ या नहीं आई? यस सर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे लिखो टॉपिक पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मुझे एक बात समझाइए टाशी, ये y एक्सिस है आपका, ये x एक्सिस है आपका। मेरे पास एक पॉइंट है, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज a। मुझे इस a पॉइंट को लोकेट करना है। क्या करना है मुझे इस a पॉइंट को लोकेट करना है बाय यूजिंग अ वेक्टर। ठीक है, कि a पॉइंट का ओरिजिन से, ये जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन से a पॉइंट का एग्जैक्ट सेपरेशन भी मालूम पड़ जाए और a पॉइंट का एग्जैक्ट डायरेक्शन भी मालूम पड़ जाए। So if we need to locate point A by drawing a line, by drawing a vector from the origin to give the separation of A and O and also to give the direction of A, तो क्या करेंगे, यहां से एक लाइन खींचेंगे और A पॉइंट तक कुछ ऐसे लाइन खींच देंगे। अब इससे क्या हो रहा है कि A और O का सेपरेशन भी मालूम पड़ गया और A का डायरेक्शन भी मालूम पड़ गया फ्रॉम द ओरिजिन, है ना टाशी? हाँ सर। एग्जैक्टली, ठीक है। इसी को हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं। लेट अस सपोज ये R1। ठीक है, क्या होता है पोजीशन वेक्टर, लेट मी डिफाइन फर्स्ट। द वेक्टर ड्रॉन टू give the separation of a point to give the separation and direction of a point from the origin called as position vector। ठीक है टैशी? हाँ सर। तो हाँ, तो क्या होगा बेटा, R1 क्या होगा, R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ A। लेट अस सपोज ऐसी कोई पॉइंट हमारे पास इधर B भी है, तो B के लिए भी क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे ऐसे कुछ लंबा सा। मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर ये R2 है एंड R2 इज द पोजीशन वेक्टर of position vector of B। ठीक, अब अगर तुम पॉइंट A से पॉइंट B पे
डिस्प्लेस हो जाते हो, यानी कि ए से बी पॉइंट पे जाना चाहते हो, यू नीड टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए। ओके, आप 1 से 2 पे आ रहे हो, पोजीशन वेक्टर R12, आप 1 से 2 पे आ रहे हो R12, so this R12 is the displacement vector of B from A, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ B फ्रॉम A, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, तो यहां पे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए क्लास 11 में तुमने प्रूफ पढ़ा होगा, ट्रायंगल लॉ यहाँ पे अप्लाई करते हैं। मैंने ट्रायंगल लॉ आपको नहीं पढ़ाया, रीजन ये है कि ट्रायंगल लॉ बहुत ज्यादा काम की चीज हमारे लिए है नहीं। ठीक है, ठीक है, तो ये है। तो ट्रायंगल लॉ क्या होता है बेटा? ट्रायंगल लॉ हालांकि तुमको याद होगा, टैशे कुछ याद है ट्रायंगल लॉ? ट्रायंगल लॉ क्या होता है? ट्रायंगल लॉ का मतलब ये है कि अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं और एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो 2 वेक्टर्स जो सेम ऑर्डर में हैं उनका सम या उनका रिजल्टेंट तीसरा वेक्टर जो ऑपोजिट ऑर्डर में होगा। इफ 2 वेक्टर्स, देखो, if 2 vectors are taken in the same order, then the third side of the and represented by the 2 sides of a triangle, then the third side is the resultant of these 2 vectors taken in the order। नहीं समझ आया? yes ट्रायंगल के 2 साइड से अगर मैं 2 वेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूं टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन द थर्ड साइड रिप्रेजेंट्स the resultant of these 2 vectors in the opposite order, right? ये ट्रायंगल वेक्टर, ये ट्रायंगल लॉ था। लेट अस सपोज ये वेक्टर A था, ये वेक्टर B था और ये वेक्टर R है, तो यहाँ पे लिखते हैं वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस ये वेक्टर B। ठीक है, ये आपका है ट्रायंगल लॉ। तो यूजिंग द सेम ट्रायंगल लॉ ओवर हियर, इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो कौन से 2 वेक्टर जो सेम ऑर्डर में है, बोलो? सेम ऑर्डर वाले 2 वेक्टर्स कौन से यहाँ पे? R1 and R2। नहीं, R1 तो है, ठीक है, R1 तो दिख रहा है, ये R1 तो दिख रहा है, और ये R12, ये दोनों सेम ऑर्डर में ना। सेम ऑर्डर का मतलब ये है कि जहां पे पहला फिनिश होगा, यहां जहां पे पहला फिनिश होगा वहां से दूसरा स्टार्ट होगा। आई बात समझ? ये सेम ऑर्डर है। हाँ ठीक है, यस, पहले का टेल तो दूसरे का हेड। ओके, तो R1 एंड R12 ये दोनों सेम ऑर्डर में हैं, R1 एंड R12 ये दोनों सेम ऑर्डर में हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R12 यूजिंग ट्रायंगल लॉ। ठीक है, यूजिंग ट्रायंगल लॉ, R1 प्लस R12 विल बी इक्वल टू वेक्टर, इनका जो थर्ड साइड है जो ऑपोजिट ऑर्डर में होगा, जो यहाँ पे R2 है, इनका रिजल्टेंट होगा, विल बी इक्वल टू वेक्टर R2। तो यहां से अगर हम जब कैलकुलेट करेंगे वेक्टर R12, तो ये आएगा R2 माइनस R1। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R12 विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो क्योंकि R12 लिख रहे हैं तो 1 और 2, R1 देखो, R12 पहले 1 आया, बाद में 2 आया। ठीक है, तो जो बाद में होगा वो उसका पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाला पोजीशन वेक्टर, यानी कि R12 में 2 बाद में आया, फाइनल में है 2, इनिशियल में है 1, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि R2 माइनस R1। position vector of the final one minus position vector of the initial one, final one will be is 2 over here, तो 2 minus 1, R2 minus R1 वही आया। देखो फॉर्मूला भी क्लियर है या नहीं है? थोड़ा नहीं है, थोड़ा नहीं है, देखो
ये ट्रायंगल लॉ तो समझ आया ना? हाँ सर। देखो ये क्या था बेटा, आपका R1 था और ये आपका R2 था, बोलिए था नहीं था? हाँ सर। ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था। जब आप ए से बी पे आए थे तो क्या ये R12 था नहीं था? हाँ सर। अच्छा सर, ये ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगुलर क्या यस। बोलता है? ट्रायंगुलर क्या बोलता है? दो वेक्टर्स अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट करें, एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर ये हो गया, ट्रायंगल के किसी दो साइड्स क्या होगा? किसी दो साइड को रिप्रेजेंट करें टेकन इन द सेम ऑर्डर। देखो ए और बी क्या सेम ऑर्डर में है? हाँ सर। सेम ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि जहां पे एक का हेड दूसरे का टेल, ठीक है, ये सेम ऑर्डर हाँ में, सर। ए का जहां पे हेड है वहीं से बी का टेल शुरू है, ये सेम ऑर्डर हो गया। वही लॉ यहां अप्लाई करेंगे, ट्रायंगल लॉ। देखो R1 ये इसका हेड और ये R12 इसका टेल एक ही जगह पे है, तो ये दोनों सेम ऑर्डर में हो गए, R1 एंड R12, ठीक है, हो हाँ गए सर। सेम ऑर्डर। अच्छा हाँ सर। हाँ, जो इन दोनों ए और बी जो दो सेम ऑर्डर में थे, इनका रिजल्टेंट था थर्ड साइड जो ऑपोजिट ऑर्डर में होता है, यानी कि R इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पे देखो जो थर्ड साइड है जो कि ऑपोजिट ऑर्डर में है, जो है क्या R1 R2, इनके ऑपोजिट में, यानी कि ये ऐसे घूम के आ रहा है, ये इनके ऑपोजिट में जा रहा है, ऐसे ऑपोजिट ऑर्डर हो गया ना। हाँ सर। ये R2 ये R1 ये R12, ये ऑपोजिट में हो गया, ठीक है। तो जो ऑपोजिट ऑर्डर में होता है वही रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, वेक्टर R2 इज इक्वल टू वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R12, ठीक है। अब यहाँ से वेक्टर R12 निकालना है ना हमको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है ना, तो हाँ वेक्टर सर। R12 विल बी इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। आई बात समझ? बोलिए, हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर, मैंने डिस्प्लेसमेंट बोला बता इसकी रहा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ जो आपने किया इसको सॉल्व, हाँ सर। इसमें दिक्कत नहीं है ना? नहीं है सर। ठीक है। मैंने क्या बोला कि इसको आप इजीली रिमेंबर कर सकते हो, याद कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। कैसे लर्न करोगे कि देखो जब मैं R12 लिखता हूं तो R12 में 1 पहले आया, इनिशियल पॉइंट हो गया 1 यानी कि A, और 2 बाद में आया यानी कि फाइनल पॉइंट हो गया 2 यानी कि B। A का ही पोजीशन वेक्टर R1 है ना बेटा, B का तो हाँ सर। R2 है ना, हाँ सर। B का तो R2 है ना। ओके, तो R12 का मतलब ये हो गया कि पोजीशन वेक्टर ऑफ B फ्रॉम A, या पोजीशन वेक्टर ऑफ R2 फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ R2 फ्रॉम R1 या B फ्रॉम A, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट A है और फाइनल पॉइंट B है। इनिशियल पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 है, सॉरी फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R2 है, इनिशियल पॉइंट पोजीशन वेक्टर R1 है। तो जब हम R12 लिखेंगे तो क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल। यानी कि क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख लेंगे R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। देखो वही फॉर्मूला यहाँ पे आया है, सिंपल। तो जब R12 लिखेंगे तो R2 माइनस R1, जब R21 लिखेंगे तो R1 माइनस R2, उल्टा, ठीक है। बाद वाला माइनस पहले वाला, देखो राशि, ये बाद वाला है 2, ये बाद वाला माइनस पहले वाला। अगर मैं B से A जाता तो कुछ ऐसा होता, देखो अब मैं उल्टा लिखता हूं, आगे आगे देखो, ये पॉइंट A था पोजीशन वेक्टर R1, ये पॉइंट B है पोजीशन वेक्टर R2, ठीक है। अगर मैं B से A पे जाता, कोई जरूरत तो है नहीं कि हम A से B पे जाएंगे, हम B से A पे तो जा सकते हैं। तो अगर हम B से A जाएंगे तो पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा R21। क्यों होगा सर? क्योंकि हम 2 से 1 पे जा रहे हैं। जब 1 से 2 पे आ रहे थे तो R12, 1 से 2 R1 से R2 पे आ रहे थे तो R12, और अभी जब 2 से 1 पे जाएंगे तो R21।
क्या लिखेंगे R21। 2 1 अब यहाँ पे ट्रायंगल लॉ लगाओ टैशी और बोलो ट्रायंगल लॉ लगाने के बाद क्या मिलेगा आपको एक्सप्रेशन, triangle law. यानी कि जो दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है उनको ऐड करके तीसरा वेक्टर लिख दो। सेम ऑर्डर में कौन कौन से वेक्टर हैं बोलो। R2 upon R1. R2 आप सेम ऑर्डर में नहीं है बेटा, सेम ऑर्डर का मतलब है कि एक का जहां पे खत्म होगा हेड दूसरे का टेल वहां से शुरू होगा। ये तो दोनों कोइनिशियल वेक्टर, दोनों का एक ही पॉइंट पे टेल है, हेड कहाँ आ रहा है, दोनों का एक का हेड दूसरे का टेल से मिलना चाहिए, वही होगा पोजीशन वेक्टर। देखो ये देखो R2 का हेड और R21 का टेल देखो मिल रहा है, R2 का हेड और R21 का टेल मिल रहा है। हाँ सर। ये हो गया सेम ऑर्डर, यानी कि कुछ ऐसे गए और यहां से कुछ ऐसे मुड़ गए, ये सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर। और जो तीसरा R1 है वो इनके ऑपोजिट में, देखो इनके ऑपोजिट में है, ये जिस रास्ते से आ रहे थे, जिस दिशा से आ रहे थे उसके ऑपोजिट दिशा से R1 आ रहा है नहीं है? हाँ सर। तो R1 हो गया ऑपोजिट ऑर्डर यानी कि थर्ड साइड, और R1 क्योंकि हो गया थर्ड साइड तो वही होगा रिजल्टेंट, जो थर्ड साइड होता है वही रिजल्टेंट होता है ट्रायंगल लॉ के अंदर। तो ये हो गया तुम्हारा रिजल्टेंट R1। अब समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। की बात है टैशी, झूठ नहीं बोल रहे हो? हाँ सर। हाँ झूठ बोल रहे हो? नहीं सर। अच्छा नहीं सर, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे तो क्या होगा, दो वेक्टर्स जो सेम ऑर्डर में थे, बताओ कौन कौन से थे यहाँ पे बोलो। R2 और R21. R2 और R2, वेरी गुड। तो वेक्टर R2 प्लस वेक्टर R21 विल बी इक्वल टू वेक्टर R1। यहाँ से तुम R21 निकालोगे तो क्या होगा, R1 माइनस R2 होगा। हाँ सर। देखो जब R21 निकाले तो 1 माइनस 2, 2 1 में क्या पहले 2 बाद में 1 आ रहा है ना, तो 1 माइनस 2, देखो 1 माइनस 2। और जब R12 निकाले थे तो 2 माइनस 1 आया था। इसका बहुत यूज है कूलम्स लॉ में भी, जब पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे तो बहुत काम आएगा वहां पे, पोजीशन वेक्टर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के अंदर। बोलिए क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ जब 1 2 लिखा मैंने तो R2 माइनस R1, जब 2 1 लिखा हमने तो R1 माइनस R2। बहुत बढ़िया, चलो ये है। अब एक सवाल करके दिखाओ मेरे को, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स, पहले A जिसका कोऑर्डिनेट लिखा है मान लो 2 3 and 1, एंड B जिसका कोऑर्डिनेट है 4 3 and 2, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर RAB एंड RBA। RAB भी बताना है और RBA भी बताना है। चलो जल्दी से सॉल्व करिए बेटा। पहले पोजीशन वेक्टर बताइए R1 R2, यानी कि A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता ही है, पॉइंट A का भी पॉइंट B का भी कोऑर्डिनेट पता है हमको, जल्दी करो। कम ऑन, कोऑर्डिनेट्स आपको पता है?
डन टशी? हो गया बेटा? हाँ सर, हो गया बेटा। दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, ठीक है? दो पॉइंट्स हैं, दोनों का पोजीशन वेक्टर लिखना। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर लिखिए आप, पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों का। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए का कोऑर्डिनेट है 2 3 1, इसको एक काम करिए बी मानिएगा, ऊपर हाइट करना, ये 4 3 एंड 2, ठीक है? और ये 2 3 1, ये पॉइंट ए हो गया, ठीक है? इसको आप R1 कह लो, इसको आप R2 कह लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? ओके, तो R1 पोजीशन वेक्टर क्या होगा ए के लिए? आई एक्सिस पे 2 मीटर आगे है या 2 यूनिट है, जेड वाई एक्सिस पे यानी कि जे एक्सिस पे 3 है, और के पे कितना है 1, तो लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। R1 का पोजीशन वेक्टर हो गया, बोलो क्लियर हुआ? हाँ सर। वेरी गुड। R2 पोजीशन वेक्टर कितना होगा? 4i कैप 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। हो गया? अभी निकालना हमें आर ए बी। आपने आर ए बी निकाला, आर ए बी का मतलब क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि आर बी माइनस आर ए होगा ना टैशी? हाँ सर। वेरी गुड सर। तो आर बी कितना आया था? 4i प्लस 3j प्लस 2k, तो 4i प्लस 3j प्लस 2k और माइनस, और 2 2 3 1 2i प्लस 3j प्लस k, ठीक है? सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 4i माइनस 2i कितना होगा? 2i। 2 3j प्लस 3j माइनस 3j तो कैंसिल हो जाएगा, 0 और 2k माइनस k, तो ये होगा प्लस k कैप, ये होगा आर ए बी। आप आर बी ए निकालिए, आर बी ए कैलकुलेट करिए आप जल्दी से। RBA बी वो 200 सेम आएगा सर। सेम आएगी? हाँ सर। पक्की बात है? हाँ सर। ओके, एक मिनट। ठीक है, हाँ, तो आर बी ए यानी कि आर ए माइनस आर बी, और आर ए की वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस k कैप, माइनस आर बी की वैल्यू है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है? तो ये 2i माइनस 4i कितना होगा? माइनस 2i, और प्लस 3j माइनस 3j कैंसिल हो जाएगा, माइनस k और माइनस 2k, माइनस 3k। सेम आया? सेम आया टाशी? नहीं सर। तो फिर आपका सेम कैसे आया? ये और ये माइनस कर रहे, माइनस प्लस माइनस। बोलिए आपका सेम कैसे आया? फिर आपने गड़बड़ किया? हाँ सर। ये तो नहीं करना था ना। चलो,
तो ये रहा, इतना पार्ट हम वेक्टर का अगर समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, क्लियर हो जाता है, तो फिर हमारे लिए परेशानी ज्यादा नहीं होगी किधर, वेक्टर फॉर्म में, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में, या फिर आगे फर्दर इलेक्ट्रोस्टैट्स चैप्टर 1 में, या फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स चैप्टर 2 में, या इलेक्ट्रोस्टैट्स चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 4 में। इन तीनों चैप्टर्स में दिक्कत नहीं होगी अगर यहाँ तक आपको क्लैरिटी मिल जाती है तो। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। याद है कूलम्स लॉ का स्केलर फॉर्म, याद है बेटा, F इज इक्वल टू क्या था, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या था बेटा, K Q1 Q2 upon r का स्क्वायर। ये तो याद है आपको अच्छे से। हाँ, K की वैल्यू सर। क्या थी, K की वैल्यू क्या थी, 9 × 10⁹ फ्री स्पेस के अंदर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब देखते हैं वेक्टर फॉर्म। देखिए बेटा क्या है कि लेट अस सपोज हमारे पास दो चार्जेस हैं, क्योंकि कूलम्स लॉ दो पॉइंट चार्जेस की बात करता है कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में कितना फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्ट करेगा। लेट अस सपोज F द चार्ज Q1, this is charge Q1, this is charge Q2, and let us suppose they are placed r distance apart, ठीक है। इसमें कोई ऑब्जेक्शन, अच्छा मान लेते हैं कोई भी नेचर ऑफ चार्ज मान लेते हैं, लेट अस सपोज मान लेते हैं कि Q1 जो है वो पॉजिटिव है और Q2 भी मान लेते हैं कि पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली दे विल रिपेल ईच अदर। F Q1 इसको रिपेल करेगा Q2 को उधर उस तरफ पॉजिटिव x की तरफ, एंड Q2 रिपेल करेगा Q1 को नेगेटिव x की तरफ। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। अच्छा, इधर की तरफ फोर्स कौन सा होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 F21, F21 बोले तो, F21 बोले तो मैं लिख देता हूं, हाँ सर। F21 बोले तो फोर्स ऑन 2 यानी कि Q2, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, एंड F12 इधर लगेगा F12, एंड F12 का मतलब है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, on 1 due to 2, force on 1 due to 2, F12 force on 1 due to 2, and F21 बोले तो force on 2 due to 1, ठीक। हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं Q1 से Q2 तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कंसीडर करूं, मान लेते हैं Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है, और देखो मान लेते हैं ये स्पेस के अंदर है, और ये Q1 है चार्ज यहाँ पे, और ये Q2 है चार्ज यहाँ पे, ठीक है। और इस Q1 का पोजीशन वेक्टर मैं मान लेता हूँ, सपोज ये R1 वेक्टर है, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है, ठीक है। तो अगर मैं Q1 से Q2, अगर मैं 1 से 2 की तरफ आके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कंसीडर करूंगा, तो ये क्या होगा, R21 होगा ना। हाँ सर। पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 फ्रॉम 1, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ 2 फ्रॉम 1, R21 क्या होता है, R21 का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ 2 फ्रॉम 1, एंड अगर मैं 2 से 1 पे गया, अगर मैं 2 से 1 पे गया तो ये होगा R12, और R12 का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम 2, साफ साफ दिख रहा है, R12 यानी कि 1 पे गए 2 से, R21 यानी कि 2 पे गए 1 से। आप समझ रहे बात को? हाँ सर। ओके सर। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, Q1 से Q2 के तरफ लेता हूं, ये अगर मैं ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, 1 से 2 पे गया ना, तो हाँ R21 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ Q2 फ्रॉम Q1, 1 का मतलब क्या हुआ, फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ 2 फ्रॉम 1, R21, एंड R21 हमने लिखवाया था आपको कि दैट R21 विल बी इक्वल टू R1 माइनस ऑफ R2, R1 माइनस ऑफ R2,
ठीक है, हाँ कोई सर। दिक्कत? अच्छा नो सर। अच्छा, अगर मैं लूंगा Q2 से Q1 तक, 1 ड्यू टू 2। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ 1 फ्रॉम 2, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू R2 R2 माइनस R1, R1। R2 माइनस R1, ठीक है, यस कोई सर। दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या R12 का मैग्नीट्यूड और R21 का मैग्नीट्यूड क्या इक्वल होगा R के या नहीं होगा? अल्टीमेटली R21 लो या R12 लो, इनका मैग्नीट्यूड तो R के इक्वल ही होगा ना? हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है सर। नहीं है सर, ठीक है, ओके। यार आगे के पीछे क्यों चला गया ये? एक मिनट, इसको मैंने क्या ले लिया, R21, R12 था ना, 122, और ये R21, 12, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ 2 फ्रॉम 1, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ 2 फ्रॉम 1, एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ 1 फ्रॉम 2, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं जो मैंने पहले लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे R12 होगा और ये R21 होगा। आप 1 से 2 पे जा रहे हो तो 1 2, और 2 से 1 पे जा रहे हो तो 2 1, ठीक है, 2 1। तो R12 will be equal to R2 minus R1 and R21 will be equal to R1 minus R2, ठीक है। जो पिछला लिया था हमने, जो हमारा पिछला assumptions था, उसी को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं, ठीक है। एनीवेज, तो अभी निकला है हमको फोर्स। अब देखो बेटा, फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा। जब आप फोर्स का एक्सप्रेशन लिखोगे, मान लो 1 2 लिखोगे, तो F12 विल बी इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आएगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, K Q1 Q2 अपॉन R। अब मैग्नीट्यूड देखो, यहाँ पे मैग्नीट्यूड R21 लो या R12 लो, बात तो एक ही है। तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में जब लेना है तो सिर्फ R ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ सर। ओके सर। अब हमको डायरेक्शन भी लेना पड़ेगा ना। डायरेक्शन क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स अब वेक्टर फॉर्म में हम लिख रहे हैं। तो अब हाँ देखो सर। F12 के अलोंग कौन सा वेक्टर, कौन सा यूनिट वेक्टर हम ले सकते हैं। F12 के अलोंग देखो, F12 के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर हमारे पास है? दोनों है सर। F12 के डायरेक्शन में बताओ कौन सा यूनिट वेक्टर R1 ले सकते हैं हम? R12 is equal to R2 minus R1। ये भी तो चेंज करना पड़ेगा ना। फोर्स, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। इसको मैंने चेंज क्यों नहीं किया, इसको भी चेंज कर लो, उसके अकॉर्डिंग चलो, पिछले वाले के अकॉर्डिंग, है ना। तो दिस विल बी फोर्स F21, फोर्स फ्रॉम 2 on 1, एंड दिस विल बी F12, ठीक है। तो F21 विल बी फोर्स फ्रॉम 2 on 1, force from 2 on 1 and force from 1 on 2, ठीक। तो F21, तो F12। अब देख बेटा, F12 के डायरेक्शन में कौन सा पोजीशन वेक्टर है, देखो ना। F12 के डायरेक्शन में यहाँ पे R12 है, नहीं है, दिख रहा हाँ है? सर। हाँ सर। हाँ, तो जब F12 हम फोर्स लेंगे तो F12 के डायरेक्शन में मेजर होने वाले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर लेंगे, तो F12 के डायरेक्शन में क्या होगा, R12 कैप यूनिट वेक्टर। R12 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं, उसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। और Yes, sir. अगर मैं F21 लिखता हूं टैसी, तो क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R21। R21। बस हमें क्या देखना है, सिर्फ इतना ध्यान रखो, हमें ये देखना है कि जो फोर्स आपने लिखना है, उस फोर्स के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर आपके सामने है वो लिख लो। तो F12 के डायरेक्शन में
हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r12 है, उसका यूनिट वेक्टर हम लिख लेते हैं r12 कैप, ठीक है। हाँ सर। और जब F21 हमको लिखना था, यहाँ पे F21 जब हमको लिखना था, तो इस F21 के डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास, पोजीशन वेक्टर हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे पास है, वो R21 है, उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, R21 कैप है, होगा नहीं होगा? हाँ सर। अच्छा, हमने आपको ये भी पढ़ा है कि यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन स्केलर, लिख सकते हैं ना। यूनिट हाँ वेक्टर आपको सर। पढ़ाया था मैंने कि वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का यूनिट मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू यूनिट वेक्टर ए कैप, याद है? हाँ तो सर। इसी के अकॉर्डिंग आप r12 कैप इक्वल टू वेक्टर r12 अपॉन स्केलर r लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो। नो सर। तो r12 वेक्टर अपॉन r12 का मैग्नीट्यूड r होता है। इसी तरीके से वेक्टर r21 का यूनिट के वेक्टर इक्वल टू क्या लिखोगे, r21 वेक्टर R21। अपॉन r। तो अब लिख लो फोर्स के एक्सप्रेशन में चेंजेस, देखो क्या होगा, F12 विल बी इक्वल टू k q1 q2 अपॉन k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इनटू r12 यूनिट वेक्टर था, तो r12 की जगह पे r12 वेक्टर अपॉन r स्केलर ये लिख देंगे। तो क्या मिलेगा सर हमको, हमको मिलेगा सर k q1 q2 अपॉन r क्यूब इनटू r12 वेक्टर। ये हुआ फोर्स इन द वेक्टर फॉर्म, ये हुआ फोर्स इन द वेक्टर फॉर्म। बोलो समझ आया या नहीं आया? आया सर। पक्की बात है? हाँ सर। अच्छा, अब बोलो बेटा, F21 इसी तरीके से कैसे लिख सकते, क्या लिख सकते हैं हम, एफ क्यू K ए के Q1 क्यू वन क्यू टू अपॉन आर क्यूब R इंटू क्यूब r21 वेक्टर R21। लिख सकते हैं, बोलो। हाँ सर। कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड, कोई दिक्कत तो नहीं है, वेरी गुड। तो F12 क्या था, F12 विल बी फोर्स ड्यू टू 2 on 1, एंड F21 क्या था, फोर्स, F12 क्या था, फोर्स ऑन ड्यू टू 1 on 2, एंड F21 जो है फोर्स फ्रॉम 2 on 1 विल बी F21, एंड फोर्स F12 विल बी इक्वल टू फोर्स फ्रॉम 1 on 2, फोर्स फ्रॉम 1 on 2। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस आपने कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, एक बात बताओ बेटा कि R12 इक्वल टू क्या -R21 लिख सकते हैं, बोलो। R12 R21 एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, देखो देखो देखो, ये रहा R12 ये है और R21 ये है, क्या ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है? है सर। मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो हाँ सर। इक्वल होगा और नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। चलो आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। हाँ सर। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो कूलम्स लॉ है ना, दैट रिजेंबल्स विद द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, याद है आपको, मैंने बताया था। क्योंकि आप जब ग्रेविटेशन लॉ पढ़ रहे थे तो वहां पे क्लास 9th में भी पढ़ा, 11th में भी पढ़ा, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि दो मासेस की वजह से फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना होता है, दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू G m1 m2 अपन r स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो बॉडी के मास की वजह से लगता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो बॉडी के चार्जेस की वजह से लगता है, राइट? हाँ सर। क्लियर है? लेकिन जो दोनों का एक्सप्रेशन अगर आप कंपेयर करोगे तो नियरली नियरली एक जैसा दिखता है कि एफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2 वन आर स्क्वायर एंड एफ ई इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। वहां पे कांस्टेंट कैपिटल जी है, यहाँ पे कांस्टेंट के है। वहां पे बॉडीज m1 m2 की मासेस ऑफ द बॉडीज लेते हैं, यहाँ पे चार्जेस ऑफ द बॉडी लेते हैं, और डिस्टेंस का स्क्वायर दोनों ही केस में होता है। तो दोनों ही केस में डिस्टेंस का स्क्वायर है और इनवर्सली रिलेशन है, इसलिए दोनों को इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। ठीक है, प्रश्न ये उठता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिफरेंस क्या है, क्या सिमिलरिटी है और क्या क्या डिफरेंसेस है, ये सवाल जो है कि पूछा गया है। ठीक है, सो इफ आई आस्क यू फाइंड द सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस इन FE एंड FG, बता सकते हो बेटा आप? पहले सिमिलरिटी बतानी है आपको,
एफ ई बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कूलम्स फोर्स पढ़ रहे हैं हम लोग, और एफ जी बोले तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। एफ ई का एक्सप्रेशन बोलो टाशी। K Q1 Q2 upon R square. अपॉन आर स्क्वायर। और एफ जी का एक्सप्रेशन बोलिए, जी G M1 M2 R square. आर स्क्वायर। ठीक है, के की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, एंड जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कोई दिक्कत? No sir. तो सर बहुत बढ़िया सर। अब बोलिए इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, मैं दोनों आपके सामने लिख दिया। दोनों आपके सामने है। तो जब भी दो बॉडीज होंगी, इन पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक या ग्रेविटेशन, ये हमेशा लाइन जॉइनिंग द फोर्स। जल्दी से सिमिलरिटी दोनों की लिखिए फटाफट। चला क्या? लिख दिया है सर। हो गया सर। हो गया? हाँ सर। कितना है बोलिए बेटा, सिमिलरिटी बोलिए, सॉरी कितना बोलिए, सिमिलरिटी बोलिए फटाफट। फर्स्ट सिमिलरिटी बोलिए। न्यूटन मीटर स्क्वायर सर। हैं? ये क्या सिमिलरिटी है? हाँ सर, वो पहली सिमिलरिटी ये है कि दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ हैं। हाँ सर, हाँ सर। इनवर्स स्क्वायर लॉ। सेकंड सिमिलरिटी बोलिए। दोनों में चेंज आ रहा दोनों है ही थोड़ा। फोर्सेस, अगर चार्ज बॉडीज हाँ रखे हों या बॉडी के मास की बात करें, दोनों ही के ऊपर जो फोर्सेस हैं वो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, दोनों ही के जो फोर्सेस हैं वो लाइन पे ही लगती हैं। फोर्स लाइन पे, यानी जिस लाइन को, जो लाइन दोनों बॉडी को ज्वाइन कर रही है उसी लाइन पे ही फोर्स हमेशा एक्ट करती है। कूलम्स लॉ भी का फोर्स भी और ग्रेविटेशनल लॉ का फोर्स भी आपको मैंने पढ़ाया है। ये फोर्स एक्ट्स along the line joining the bodies। ठीक है, फोर्स एक्ट्स along the line joining the bodies। ये तो सिमिलरिटी है। डिफरेंसेस पता है आपको? डिफरेंसेस बताओगे टाशी? हाँ सर। बोलिए, बताइए। सबसे पहला डिफरेंसेस तो ये कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, रिपल्सिव नहीं होता। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव, कैन बी रिपल्सिव, है ना? हाँ सर। एग्जैक्टली। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
electrostatic force is repulsive as well as attractive, as well as attractive. Force of gravitation is always attractive, कभी भी repulsive नहीं होता ये. ठीक है, कुछ और भी बोलिए. Gravity constant. ग्रेविटी कांस्टेंट. जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है ये मीडियम पे डिपेंड करता है. मैंने बता रखा है कि ये जो K है वो मीडियम की प्रॉपर्टी, जिसको बाद में हम लोग आगे रिलेटिव परमिटिविटी के अंदर बताएंगे कि वो एप्सिलॉन के नाम से भी जानते हैं. दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम. सो Fe डिपेंड्स अपॉन मीडियम. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन चेंज इफ यू चेंज द मीडियम, बट ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम. ये मीडियम कुछ भी हो, आप वैक्यूम में हो, एयर में हो, वाटर में हो, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज रिमेन टू बी सेम. क्यों? क्योंकि कैपिटल G है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. यूनिवर्स के हर पॉइंट पर G की वैल्यू सेम है. लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो K है वो K में चेंज डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम. राइट Right. तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम. अच्छा, थर्ड बोलिए. और कोई डिफरेंसेस? इलेक्ट्रोस्टैटिक रेस्ट पे रहता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रेस्ट का क्या मतलब है? मतलब व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट? चार्जेस रेस्ट पे, ये कहना चाह रहे हो? हाँ सर. अच्छा, चार्जेस मोशन में होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम नहीं करेगा. काम करेगा कारण वो तो चार्जेस मस्ट बी देयर. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने के लिए चार्ज का होना जरूरी है. चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा. हाँ, अब वही चार्ज मूव करने लगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अलावा और भी फोर्सेस एक्ट करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक तो होगा. राइट. हाँ सर. तो हाँ. Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स. शायद पता नहीं, मैंने हाँ, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स मैंने शायद आपको बताया नहीं, पता, मुझे ध्यान नहीं है. मैंने शायद बताया होगा आपको कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के नियरली 10 to the power 42 टाइम्स ग्रेटर है. 10 to the power 42 टाइम्स नियरली ग्रेटर है. इतना बड़ा फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक. अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दो इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल, उन दोनों में डिफरेंस 10 to the power 42 टाइम्स का होगा. Force of gravitation is a weak force. Is a weak force. Force of gravitation is a weak force. ठीक. सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ना सर. फर्स्ट तो न्यूक्लियर फोर्स. हाँ, वो डिपेंड करेगा. ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स तो है, इसमें शक थोड़ा है. ठीक है, डन. हाँ सर. डन. हाँ सर. अच्छा, एक बहुत बढ़िया सवाल लेते हैं SC वर्मा का. वो ये कि मान लो एक चार्ज है हमारे पास, उस चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. ठीक है, और हाँ दोनों सर. पार्ट को थोड़ी डिस्टेंस पे सेपरेट कर दिया. हाँ सर. ठीक है, सो फाइंड द मैक्सिमम फोर्स. मैक्सिमम कितना फोर्स लगेगा? मैक्सिमम कितना फोर्स लगेगा? ठीक है, देखो, लेट मी राइट द क्वेश्चन. अ चार्ज Q is divided into two parts such that when these two parts are kept at some separation, थोड़ी separation पे रख दिया, kept at, आप जेई हो ना बेटा? जेई है ना आपका? हाँ सर. ठीक है, तो मैथ्स में आपका कैलकुलस क्लियर है? हाँ सर. हैं? थोड़ा है. पढ़ा है, ठीक है. Fe is maximum between them. उन दोनों पार्ट्स को इतने डिस्टेंस पे रखा कि दोनों पे फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक मैक्सिमम है. तो फाइंड द चार्ज ऑन ईच पार्ट. फाइंड द चार्ज ऑन ईच पार्ट. चार्ज ऑन ईच पार्ट. Find the charge on each
कम ऑन। दो, लेट मी सॉल्व इट। एक चार्ज था Q, इसको दो टुकड़े अगर हम करेंगे, मान लेते हैं अगर एक टुकड़ा तुम्हारा x हो गया तो दूसरा पार्ट क्या होगा बेटा, Q माइनस एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। तो अब इन दोनों चार्ज बॉडी को x और qx को इतने डिस्टेंस पे, लेट अस सपोज दे आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस r, कि इनके ऊपर जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो मैक्सिमम है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सप्रेशन होगा कितना, दैट Fe विल बी इक्वल टू k q1 q2 अपॉन 2 r upon स्क्वायर होता r है। square। यहाँ पे q1 जो है वो x है, q2 जो है वो q माइनस एक्स है, और अपॉन डिस्टेंस जो है वो r स्क्वायर है। r square। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन में लिखा है कि Fe जो है वो कितना है बेटा, Fe दोनों के बीच में मैक्सिमम है। तो जब आप कैलकुलस पढ़े होगे तो डेरिवेटिव पढ़ा था, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, हाँ सर। उसके अंदर डिफरेंशिएशन में मैक्सिमा मिनिमा होगा, याद है? हाँ सर। पढ़ा है मैक्सिमा मिनिमा? अभी तो नहीं पहुंचा सर। डेरिवेटिव कैलकुलस डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं मैं। वो ओ तो सर 11th हाँ। में भी पढ़ाया गया होगा फिजिक्स में, और 12th में पढ़े होगे मैथ्स में। हाँ सर। पढ़ा है ना? ओके। हाँ सर। तो जब पढ़ा है तो बहुत बढ़िया बात है। तो जो भी चीज, अगर जो भी क्वांटिटी मैक्सिमम होती है, जब उसको डिफरेंशिएट करते हैं df अपॉन dx, उसके पार्ट्स के फॉर्म में, उसके चार्जेस के फॉर्म में, df बाई dx जब डिफरेंशिएट करेंगे तो df बाई dx शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। df बाई dx शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हाँ सर। क्योंकि यहाँ पे फोर्स डिपेंड्स अपॉन x ना। हाँ सर। तो अगर मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्या था कि जब अगर y डिपेंड करेगा x के ऊपर और जब y मैक्सिमम होगा तो हम लिखते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, है ना? हाँ सर। हाँ तो सर। ये क्लास 11th का मैक्सिमम मिनिमा कॉन्सेप्ट था, कैलकुलस का मैक्सिमा एंड मिनिमा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब f को डिफरेंशिएट कर दो। f क्या है बेटा, f है k इंटू एक्स इंटू क्यू माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, हाँ सर। ओके। तो यहाँ पे r तो कांस्टेंट है, इसको r को बाहर लिख लो, 1 अपॉन आर स्क्वायर। चेंज तो सिर्फ चार्ज ही हो सकता है ना, एक x दूसरा q माइनस एक्स, तो x चेंज होगा तो q माइनस एक्स भी चेंज होगा। ओके, तो पहला d अपॉन, अच्छा d अपॉन डी एक्स पहले वाले टर्म। अच्छा, इसको पहले इसको ना एक काम करो, पहले तोड़ लो, ब्रैकेट खोल दो, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या होगा, ये होगा k क्यू एक्स और ये होगा k एक्स स्क्वायर। ये होगा, हाँ होगा सर। नहीं होगा? होगा हाँ सर। सर। ओके, तो अब क्या लिखेंगे बेटा, 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, एंड के क्यू लिखो बाहर डी एक्स अपॉन डी एक्स, और माइनस के लिखो बाहर डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे अभी, ये आर स्क्वायर तो खत्म हो गया, उधर जाकर 0 हो जाएगा। अच्छा, ये देखो dx से dx कैंसिल तो नहीं होगा, बट इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2kx अपॉन आर स्क्वायर। समझ आया नहीं आया बोलो? dx स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर है, हाँ सर। तो dx स्क्वायर अपॉन dx का डिफरेंशिएशन होता है 2x। 2x। तो ये 2x और k तो कांस्टेंट था, बाहर निकला था, तो 2kx हो गया। और यहाँ पे dx अपॉन dx इसका डिफरेंशिएशन होगा 1, तो k क्यू बचेगा सिर्फ, तो अंदर लेंगे आर स्क्वायर, तो k क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2x अपॉन आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ सर। अभी क्या होगा, k क्यू अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 2kx अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे k से k भी कैंसिल, तो q इज इक्वल टू हो गया 2x। q कितना आया 2x, यानी कि x इज इक्वल टू q बाई 2, दोनों हाफ हाफ होंगे। अगर x होगा q बाई 2 तो q माइनस एक्स भी होगा q बाई 2।
दोनों चार्जेस की वैल्यू निकालनी थी ना, दोनों चार्जेस हाफ हाफ होंगे। एक चार्ज अगर q/2 होगा, दूसरा चार्ज भी होगा q/2। नहीं आया समझ में राशि पंक्चुअल को? आया सर, हाफ। तो फर्स्ट चार्ज q1 will be equal to q/2, सेकंड चार्ज q2 will be equal to q/2। ठीक, डन। हाँ हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? प्रीवियस वाला थोड़ा दिखाओ ना सर, मैं लिखा है हाँ हाँ क्वेश्चन। दिखाता हूँ, देखो एकदम एकदम देख लीजिए। उससे प्रीवियस सर क्वेश्चन। उससे भी प्रीवियस, ओके देख लीजिए। हाँ सर, हो गया सर, सेकंड वाला आप। हाँ सर। हो गया? हाँ सर, लास्ट वाला। ओके, स्क्रीनशॉट ले रहे हो? हाँ सर। नोट नहीं करते हो? नोट करेगा सर, अभी करेगा सर। अच्छा अच्छा, कूलम्स लॉ की बेटा लिमिटेशंस क्या है? कूलम्स लॉ कब वैलिड होगा, कब वैलिड नहीं होगा, कुछ याद है? मैंने बताया था आपको कूलम्स लॉ कि लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशन सर। कि कूलम लॉ कूलम हमेशा पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। पहली बात तो ये फर्स्ट लिमिटेशन थी, कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ठीक है। सेकंड लिमिटेशन क्या है, सोचो। अगर चार्जेस, दोनों चार्जेस रेस्ट पे होंगे, देखो लिमिटेशंस, पहला लिमिटेशन तो ये है कि नॉट वैलिड फॉर एक्सटेंडेड चार्ज बॉडीज। जो चार्ज बॉडीज एक्सटेंडेड होंगे, थोड़े बड़े, जैसे मान लो ये चार्ज बॉडी है, ये कोई प्लेट है जो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो जब एक्सटेंडेड चार्ज बॉडीज की बात करेंगे तो वहां पे कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होगा, वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, पहली बात। दूसरी बात, सेकेंड पॉइंट, कूलम्स लॉ और कहां पे वैलिड नहीं है? तो अगर बॉडीज, दोनों चार्ज बॉडीज अगर रेस्ट पे होंगे तो कूलम लॉ वैलिड है। बोथ चार्जेस एट रेस्ट तो वैलिड है। अगर दोनों बॉडीज, बोथ चार्जेस इन मोशन हो जाएं तब वैलिड नहीं है। या ऐसा हो कि एक चार्ज रेस्ट पर हो, वन चार्ज इज एट रेस्ट एंड अदर इज इन मोशन। अगर एक रेस्ट पे हो, दूसरा मोशन में हो, तब भी ये वैलिड है। तो इसकी लिमिटेशन क्या है कि अगर चार्ज बॉडी पॉइंट चार्ज से बड़ा हो तो तब ये वैलिड नहीं होगा। दूसरी बात है कि जब चार्ज बॉडीज मूव करने लगे, दोनों के दोनों, एक करेगा तो चलेगा, दोनों मूव करेगा तो नहीं चलेगा, तो वैलिड नहीं होगा। दिस आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। नेक्स्ट क्लास में रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी और उसके बाद फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये चार्ज कूलम्स लॉ के फोर्सेस आपको समझ आई गए होंगे। अगर दो चार्ज है तब, अगर दो से ज्यादा चार्जेस होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, पांच होंगे, तो किस तरीके से फोर्सेस को डील करेंगे वो सुपरपोजिशन में समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है सर। कोई दिक्कत? नो सर। बल्ले बल्ले। हाँ सर। ओके सर, चलो बाय बाय।